जितने भी 5 साल के पेपर में लगातार बोर्ड एग्जाम में टिक आउट पूछे गए हैं वो सारे बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आया हूं दोस्तों। इस वीडियो में पूरी दावे के साथ कहता हूं जो 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वो पूरा का पूरा आप मार्क्स लेकर के आओगे। ये जो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट टिक आउट क्वेश्चन कराने वाला हूं इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं पूरी गारंटी लेता हूं दोस्तों। बस आप इस वीडियो को देखो और जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे समझते जाओ। सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि मैं कहीं भी आपको प्रश्न पढ़ के डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि इसका आंसर ये है, ध्यान में रखना, नहीं। हर एक चीज को फील कराऊंगा, समझाऊंगा कि इसका आंसर क्यों ये है। ठीक है, समझ आए मेरी बात है? यानी रटने वाला काम बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हैं, कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा। ये प्रश्न और इसी का जस्ट अपोजिट एक प्रश्न है बीमा वाला। ये दोनों प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। कभी ए पूछ देगा, कभी ए पूछ देगा, कभी ए पूछ देगा, कभी ए पूछ देगा। याद रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा। तो आप समझो कि निर्वात की वैद्युतशीलता जिसे अब साइलेंट कहते हैं वो आता कहां पे है। तो कूलाम का जो बल होता है उस फार्मूले में देखने को मिलता है, हाँ या ना? यही होता है फार्मूला आपका, बिल्कुल। अब यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक निकालना है तो आप ज्यादा कुछ मत करो। आप साइलेंट नोट को एफ की जगह ले आओ और एफ को नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इतना तो आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स में किया जा सकता है। बिल्कुल आया यहाँ तक। अब आप इसका मात्रक निकाल लो। देखो यहाँ पे ऊपर में क्या है, बटे के ऊपर में देखो, बटे के ऊपर में क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। एक और कूलाम है यानी कूलाम स्क्वायर। और ये जो बटे है, बटे का मतलब होता है पर। ठीक है, और नीचे क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पाई का तो मतलब कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। तो एफ है, एफ यानी बल। नीचे में क्या मिला, बल। बल का मात्रक न्यूटन। फिर ऐसे इनटू करो। और आर क्या है, दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यानी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बताओ समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। दूसरा आता है, कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश रखे गए। 2 माइक्रो कूलाम के बराबर आवेश है, यानी 2 माइक्रो कूलाम इधर भी है, 2 माइक्रो कूलाम इधर भी है। ठीक है, बस क्या है, विपरीत आवेश है। विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। और बीच की दूरी कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। तो P इक्वल टू Q कितना है आपका, 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। 2 लिखा Q की जगह पे, माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हटाओगे, मीटर में लाओगे 10⁻⁻2 हो जाएगा। P इज इक्वल टू, इस सब चैप्टर पे मैंने पर्सनल न्यूमेरिकल भी बना रखा है, चैप्टर वाइज मेरा प्लेलिस्ट आप जाकर के देख सकते हो। जो पुराने स्टूडेंट है वो जान भी रहे हैं, जो नए अगर आप देख रहे होंगे वीडियो, जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप जाके देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट बना पड़ा हुआ है चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल का, चैप्टर वाइज डेरिवेशन का। ठीक है, जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। आप बताइए, 10 गुणे 10 घात 6 गुणे 10⁸ दिख रहा है कहीं? 6 गुणे 10⁻⁸ कूलाम मीटर, यानी आंसर इसका सही ए होगा। अब बताइए समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत आ रहा है? मैंने बोला ना, कोई चीज रटाऊंगा नहीं, एक एक चीजें समझाऊंगा कौन चीज कहां से आ रहा है। अब आता है निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे ध्यान से देखो। बीमा कैसे निकाला जाता है 11th में आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं समझा रहा हूं। अभी जैसे अब साइलेंट नोट को मैं अकेला कर दिया हूं, देख ही रहे होगे यहाँ पे। अब साइलेंट नोट कितना मिला है हमें, अब साइलेंट नोट बराबर मिला है हमें 1/4 पाई Q1 Q2 बाई इंटू में एफ है और आर स्क्वायर, यही है ना। कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब है नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, Q1 Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर। क्यों, क्या आवेश। आवेश की बीमा आपको पता होगी क्या होता है दोस्तों, एटी होता है। क्या होता है, एटी। और एक बार और आवेश है, तो यहाँ भी हो जाएगा एटी। नीचे कितना है, बल। बल का बीमा आपको पता होगा ML T-2 होता है, 11th में पढ़ा ही होगा। आर क्या है, दूरी। दूरी का बीमा क्या होता है, एल होता है, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब इसे जैसे तुम कैलकुलेट करोगे, सब चीज को ऊपर ले जाओगे, जैसे देखो ए और ए मिलके कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। टी और टी मिलके कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा कि नहीं। और नीचे में कितना है, ML T-2। एल 2 बार, एक बार एल मिलके कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। अब इसको ऊपर भेज देते हैं, तो देखो ध्यान से समझो। यम के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम पावर -1 हो जाएगा। यल के पावर में 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। टी पहले ही से 2 बार ऊपर में है, T-2 ऊपर जाएगा तो T2 हो जाएगा। T2 और T2 मिलके कितना हो जाएगा, T4 हो जाएगा। क्लियर है, और A2 पहले से ही है, यानी ए आपका आएगा। अभी अगर आप देखिए M-1 L-3 T4 A2, M-1 L-3 T4 A2, ऑप्शन नंबर
बी सही होगा। अब बताओ, समझ आया, मजा आया? मैंने बताया ना कि जितने भी टिक आउट करा रहा हूँ ये आपको बहुत कम लोग इस तरह से कराएंगे, केवल और केवल टिक आउट दिखा देंगे, क्या कहते हैं यहाँ पे ये है, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसे आप रट लो। क्यों रटोगे? रटो मत, कतई मत रटो, भविष्य खराब हो जाएगा। फील करो, सीखो कि कौन चीज कहां से आ रहा है, तो उसे बार बार, एक बार मेहनत लगेगा लेकिन दोबारा उस पर बार बार मेहनत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा तैयार रह जाएगा, क्योंकि टेक्निक पता चल जाएगा, ट्रिक पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, कोई भी आपको अलग से भी पूछ दिया जाए तो भी आप इस तरह से फार्मूले को बना के कर पाओगे। ये तीनों क्लियर हुआ? आओ चलते, अब चलते हैं आगे। अब चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां अगर टिक आउट की बात करो तो जिसमें पांचवा टिक आउट बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर है, उसी तरह आपका सातवां भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए अगर आप मेरे टिक आउट के क्वेश्चंस की अगर पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल बच्चों वाला टिक आउट नहीं करा रहा हूं, जो क्या कहते हैं चंद व्यू पाने के लिए जल्दी 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 20 मिनट में 50 टिक आउट करा दो और क्या कहते हैं बच्चा भ्रम में रह जाए कि अरे यार सर कराए हैं तो आएगा ही। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा खेल है कि बच्चों को भविष्य के साथ नहीं खेलना है। वो चीज बताइए, समय लगे लेकिन जो सटीक हो और एग्जाम में आ सके। आप जितने भी क्वेश्चन में कराऊंगा आप खुद जाके एनालाइज करना, अपने टीचर्स को दिखाना, वो खुद आपको कहेंगे कि जितने भी टिक आउट आपने कराया बेटा वो बहुत ही वायरल, बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है। इसलिए आप धैर्य के साथ पूरा वीडियो अंत तक देखो दोस्तों। तो ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं नॉर्मल ही है, ये आ भी जाता है। अगला, अब चौथे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। या तो आप बैठ के रटो, रटोगे तो भूलोगे, या तो सीखो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर जब भी मात्रक पूछेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको पता है फार्मूला दो होता है, एक होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू और एक होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक फार्मूला यहाँ पे F का मतलब होता है न्यूटन, बटे का मतलब पर, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो पहले देख लो, चेक कर लो न्यूटन पर कूलाम कहीं है क्या। तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी आप दूसरे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से चेक करना हमेशा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखो तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूं तो भी बहुत कम है, इतना वायरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, E है, और उसका द्रव्यमान m है, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, तो उस पर लगने वाला त्वरण कितना होगा। पहले तो समझ लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र हर जगह उसका वैल्यू एक जैसा हो। ये मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे चेक करोगे तो भी उतना ही आएगा वैद्युत क्षेत्र का मान, यहाँ चेक करोगे तो भी उतना ही आएगा, यहाँ चेक करो तो भी, यहाँ चेक करो तो भी, यहाँ चेक करो तो भी। इसका मतलब होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन। पहले तो अगर आप आवेश रखते हो, पहले जान लो, अगर कोई माइनस आवेश रखते हैं तो माइनस आवेश पे याद रखना, अगर वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो जस्ट वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है। किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये प्लस होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ बल लगता। देखो बहुत सारी चीजें सिखा भी रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि प्लीज जाकर के आप मेरे वीडियो को देखो। आप लोग बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, आप वीडियो को देखो, वॉच करो, आपको बहुत मजा आएगा, आपको कोई और वीडियो देखने का मन ही नहीं करेगा, इतना बेहतर, इतने सटीक तरीके से हर एक चीज को क्लियर किया हूं मैं। इसलिए प्लेलिस्ट जाके वॉच करो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बल का फार्मूला निकालोगे तो बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन रखा होता है, आवेश की जगह क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी F का वैल्यू क्या मिल गया, E इंटू E मिल गया। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब आपको ये बात 11 से ही पता होगा, 11th में आप जानते हो कि F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A होता है, पता है कि नहीं। अब हमें निकालना त्वरण है, तो त्वरण को यानी A को अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा, F बटा M हो जाएगा, M इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सोचो कि आपके पास F का वैल्यू है, F का वैल्यू कितना है, E बाई M। अब देखो यही आंसर आया है या नहीं, यहाँ पे E बाई M, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बताओ कितना प्यारा तरीके से मैंने समझा दिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं। बल आघूर्ण का फार्मूला अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए, लगने वाला बल आघूर्ण जो होता है वो होता है टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। आपको ये बात पता होगा कि अगर साइन थीटा यूज होता है तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखा जाता है। अगर ये साइन के जगह पे ऐसे रहा होता तो, कॉस थीटा रहा होता तो यही सेम होता, पी वेक्टर ई वेक्टर, लेकिन क्रॉस के बजाय डॉट लगता। कॉस थीटा बगल में रहता है तो डॉट लगता है, साइन रहता है तो क्रॉस लगता है। तो अब बताओ यहाँ पे बल आघूर्ण का फार्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा है, यानी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर कहां पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको ए सही दिख रहा है।
ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा दोस्तों? ए सही होगा। बताओ समझ आया या नहीं आया? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं। कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर, ये ले लीजिए बंद पृष्ठ हो गया ये, ठीक है। बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थिर है। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव ईमानदारी से बताओ, पता है या नहीं? वैद्युत द्विध्रुव आगुण कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 2025 के पेपर में भी वैद्युत द्विध्रुव आगुण पूछा गया है। 2024 के भी पेपर में वैद्युत द्विध्रुव आगुण पूछा गया है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव आगुण किसे कहते हैं? सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव समझो। वैद्युत द्विध्रुव समझो। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? देखो, दो आवेश होना चाहिए और बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत ही सूक्ष्म दूरी पे, और दोनों आवेश सेम होने चाहिए। अगर ये 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम होना चाहिए, 20 कूलम है तो ये भी 20 कूलम होना चाहिए, यानी समान परिमाण का होना चाहिए। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका वैल्यू। जैसे अगर 10 बोल रहा हूं तो 10 क्या उसका परिमाण है, 20 बोल रहा हूं तो 20 क्या उसका परिमाण है। तो 10 कूलम हो चाहे 20, 10 कूलम हो यहाँ तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 20 होगा तो यहाँ भी 20 होगा, यानी समान परिमाण होगा, परंतु विपरीत होना चाहिए। एक माइनस और एक पॉजिटिव होना चाहिए। और दूरी क्या होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए। दूरी कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म दूरी होना चाहिए। तो इस तरह से बना हुआ जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को ही बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और इससे निकल के आने वाला जो फार्मूला होता है P इजिकल टू Q इंटू, अब यहाँ के बीच की दूरी को अगर मैं 2L मान लूं तो 2L हो जाता है, और इसे ही बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव बहुत सारा रखा है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस तरह से बहुत सारा है। तो उसके बाद कह रहा है कि बहुत सारा इस तरह का अंदर में द्विध्रुव है, यानी इस तरह से प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह से बहुत सारा अंदर में है। तो कह रहा है कि कुल फ्लक्स कितना मिलेगा फिर? तो जब बहुत सारा अंदर में पैक है तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके पूरा फ्लक्स जीरो कर देगा। क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आप फ्लक्स, जब भी कुल फ्लक्स पूछे और इस तरह से बंद पृष्ठ के अंदर दे दे, तो आप याद रखिएगा शून्य पे टिक लगाओगे। क्या लगाओगे? शून्य पे। आपको फंसाने के लिए बोल देगा एक आयताकार है या एक घनाकार है, समझ रहे हो, या गोलाकार है, कुछ भी दे दे, लेकिन अगर अंदर में है और बहुत सारे वैद्युत फ्लक्स है तो उसका आंसर हमेशा शून्य यानी जीरो पे टिक लगाओगे। 7 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक पूछ रहा था। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश होता है, यानी W बटा Q होता है। तो W का होता है जूल और आवेश का होता है कूलम, यानी जूल पर कूलम आएगा। तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 9वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, कह रहा है वैद्युत धारिता का मान किस पे निर्भर करता है? तो जानकारी के लिए जान लीजिए, वैद्युत धारिता का मान आवेश पे निर्भर नहीं करता, विभव पे निर्भर नहीं करता। वैद्युत धारिता का मान जो निर्भर करता है वो जो प्लेट होता है ना, प्लेट के बीच की दूरी पे निर्भर करता है, प्लेट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, प्लेट के पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है, आप ये कह सकते हो कि प्लेट के दोनों बीच की दूरी पे निर्भर करता है, आवेश और विभव पे निर्भर नहीं करता। ये बात आप याद रखिएगा। फिर आती है बारी अगली क्वेश्चन की, 10वें में। कह रहा है कि 100 माइक्रो कूलम धारिता वाले, यानी धारिता यानी सी कितना दिया हुआ है, यहां पे लिख देता हूं। सी आपको दिया है 100 माइक्रो कूलम, 100 माइक्रो फैरेड दिया हुआ है। अब माइक्रो हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 100 गुणे 10 घाते माइनस 6 फैरेड हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है? वोल्टेज दिया हुआ है V बराबर 100 वोल्ट। कितना दिया है? 100 वोल्ट। और कह रहा है संचित ऊर्जा निकालने को बोल रहा है। तो फार्मूला होता है इन तीनों का, याद रखिएगा। संचित ऊर्जा का U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो हाफ C का वैल्यू कितना है दोस्तों? 100 गुणे 10 घाते माइनस 6। V कितना दिया है? 100, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लग जाएगा, काटोगे तो आ जाएगा 50 गुणे 10 घाते माइनस 6। 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, यानी 4 जीरो बढ़ जाएगा। तो 50 गुणे 10 घाते माइनस 6, 1 2 3 4 जीरो है तो 10 घाते 4 लिख सकते हो, यानी 50 गुणे 10 घाते माइनस 2 बचेगा। घटाने के बाद 6 में से 4 घटाओगे तो, और एक जीरो हटाओगे तो यहाँ से एक और खत्म हो जाएगा। तो 5 गुणे 10 घाते माइनस 1 बचेगा। कितना बचेगा? 10 घाते माइनस 1। दशमलव यहाँ छुपा है, माइनस भी खत्म करोगे, दशमलव इधर ले आना पड़ेगा, इधर ले आना पड़ेगा, यानी 0.5 आपका आंसर आएगा। 0.5, 0.5 जूल आपका कितना आंसर आएगा? 0.5 जूल इसका आंसर आएगा। दोस्तों अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ? मजा आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र ए और बी, नीचे दिए गए चित्र ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। ए और बी के बीच तुल्य धारिता, तो ये क्या है पहले बताइए? समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होता है धारिता से नॉर्मल जोड़ा जाता है,
यानी एक और एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड। अब ये 2 माइक्रोफैरेड जो है इस वाले के साथ किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम को बटे किया जाता है, यानी 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 काटोगे तो आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। समझ आई मेरी बात है? थोड़ा बहुत घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा। आप सोचोगे केवल और केवल इजी इजी क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा नहीं है। आप तैयार कर भी लिए, मन को तसल्ली दे भी लिए, लेकिन आप याद रखना बोर्ड एग्जाम में इतना भी इजी नहीं पूछा जाता है जितना आप समझ रहे हो। इसलिए मूर्ख बनना बिल्कुल बंद करिए, ठीक है। जो आपको इजी इजी क्वेश्चन करा करके कुछ व्यू पाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप अपने भविष्य को देखो दोस्तों, आप कंटेंट की तरफ भागो। दुनिया अब दुनिया बदल रही है दोस्तों, रटने वाली चीजें और ये सारी चीजें बहुत पीछे छूट गई हैं। अब स्टूडेंट भी चालाक हो चुका है, स्टूडेंट को भी चाहिए कंटेंट, स्टूडेंट को भी चाहिए कि जो आप बता रहे हो इसका आंसर अगर आप बता रहे हो तो बताओ क्यों इसका आंसर ये है और बाकी क्यों नहीं है। ये चीजें स्टूडेंट के दिमाग में आ रही है। पूछो, कमेंट करो, चाहे कोई भी मेरा वीडियो देखा चाहे किसी का भी वीडियो आप देखो, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। मैं कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन सही बात बोल रहा हूं। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। जितने भी क्वेश्चन है वैद्युत धारा वाले चैप्टर से है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, अब दिए गए चित्र में धारा प्रदर्शित की गई है और यहां बता रहा है कि इस जगह से धारा कितनी निकलेगी। तो आपको पता है किरचॉफ का पहला नियम काम करेगा, यानी संधि का नियम। जहां जहां डॉट है आप देखिए, देखिए यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट है यानी संधि है। अब देखिए यहां से धारा कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, यहां से कितना आ रहा है, 4 एम्पियर। तो निकलेगा क्या है, यहां से जाहिर सी बात है 6 एम्पियर का। अब 6 एम्पियर जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे आ गया फिर से संधि, संधि यानी जंक्शन पॉइंट। अब यहाँ निकल गया 1 एम्पियर, तो यहाँ से 6 आ रहा था। अब उधर चला गया 1, तो बचा कितना यहाँ पे, अब 5 आ रहा है, 5 आ रहा है क्योंकि 1 चला गया, 5 आ रहा है। अब यहाँ पे आया, फिर इधर कुछ निकल गया, कितना निकला, 1.3। तो 5 में से 1.3 निकल गया, तो बचा कितना आपके पास, जाहिर सी बात 3.7 बचा, यानी यहाँ पे धारा कितना मिलेगी, 3.7। ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार, इसलिए इसे एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा, 3.7, ये सही जवाब होगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हल्के में लेने की कोशिश मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा। और दूसरे से हल्का मिलता जुलता 15वां क्वेश्चन है, जो कि लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को सेम समझ बैठते हैं लेकिन अलग है। ये विशिष्ट चालकता है जिसे हम कापा बोलते हैं, पापा नहीं कापा। और एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसे हम रो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, रो। और यहाँ सवाल पूछा भी गया कि विशिष्ट प्रतिरोध की विशिष्ट, अब पूछा भी गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है, तो जाहिर सी बात है रो से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है धारा घनत्व का, अगला प्रश्न है कि धारा घनत्व को किससे दर्शाया जाता है, तो जे से दर्शाया जाता है। ये बात आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरा विद्युत धारा वाला 1 शॉट वीडियो है, उसे जाके देखिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको पूरी दावे के साथ कहता हूं। अगला 13वां प्रश्न आपको दिख रहा है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो कापा इजिकल टू होता है दोस्तों, कापा इजिकल टू होता है दोस्तों 1/रो होता है, ठीक है। जब इसे आप डिकोड करोगे फार्मूले में, रो का फार्मूला आपको पता ही है, आर इजिकल टू क्या होता है, रो L/A होता है, ठीक है, L/A होता है। अगर आप जैसे ही रो इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, रो अकेला करोगे तो A ऊपर हो जाएगा, L नीचे हो, जैसे आप रो अकेला करोगे तो A ऊपर हो जाएगा, यानी RA बटा L हो जाएगा, और यहां आ जाएगा रो, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो L क्या है, मीटर, और A क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है, काटोगे तो ऊपर में 1 मीटर बचेगा, और इसका होता है ओम। और ये कहां मिलेगा आपको, यहां मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा और मीटर इनवर्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हर एक चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपका विद्युत धारा वाले से ही है, फिर उसके बाद आपका चुंबक क्षेत्र वाले चैप्टर में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो ध्यान से समझिए, कह रहा है कि विद्युत धारा घनत्व यानी धारा घनत्व और अपवाह वेग, अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र बताइए, इनमें से कौन सा होगा। अगर आप ये सब नहीं जानते प्रूफ करना, तो जानकारी के लिए बता दूं, ये बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन आने का चांसेस 99% है। इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन पूछा जा सकता है। अगर 2025 का आपके पास पेपर होगा तो आप चेक कर सकते हो, जरूर आया है। इन दोनों में से कोई एक जरूर हर साल देता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि जाकर के विद्युत धारा वाला 1 शॉट वीडियो जरूर देखो, डेरिवेशन वाला, कॉन्सेप्ट वाला, फिर उसके बाद जैसे ही वो खत्म हो तुरंत न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखना। सबसे बेहतर मेरे चैनल की बात है कि चैप्टर वाइज मैंने एक एक चीजों को, डेरिवेशन को बताया हूं, और उसके साथ साथ चैप्टर वाइज मैंने 1 शॉट वीडियो न्यूमेरिकल का बनाया है, यानी भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे ए आपको क्वेश्चन बना रहा हूं टिक आउट का, उसी तरह सब चीज आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब आती है बारी कि वैद्युत धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध का सूत्र क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे आप चैनल पे जाके उसको सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बराबर क्यों है। उसी तरह जब वैद्युत धारा आई और अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग में संबंध पूछेगा तो आपका फार्मूला होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी जब डेरिवेशन देखोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है किससे? केवल गतिमान आवेश के द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, या दोनों के द्वारा, ए और बी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखना दोनों के द्वारा। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, अगर आवेश गतिमान रहेगा तो उस दौरान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र में अगर परिवर्तन किया जाए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर है? अब आती है बारी इसका। ये क्वेश्चन मैंने प्रूव कराया है, आप जाकर के देख लेना। जो यहाँ चुंबक क्षेत्र वाला आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा, आप जाकर के देखोगे उसमें ये वाला प्रूफ कराया हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आपका याद रखना, ये जो है ना, इसका रिलेशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। C = होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है। और C क्या है? आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? पक्की बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन जो है आप खुद ही देख सकते हो, बहुत ही वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। इतना मेहनत आपको ये जितने भी मैं करा रहा हूं ना दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लग रहा है। पूरा लिखो फिर मिटाओ, फिर वीडियो रोक करके लिखो फिर मिटाओ, लेकिन जितना मेहनत कर रहा हूं उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने कम से कम 10 दोस्तों, कम से कम 10 लोगों तक तो शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, उनको भी पसंद आएगा, ये मैं वादा करता हूं। बस आप सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट करके इस चैनल को कम से कम नवंबर के अंत तक क्या कहते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर का परिवार जरूर बना दो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देना। तो जरूर बनाओगे ना? पक्का? चलो तब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है X1 व X2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर के प्रतिरोध अगर हो, X1 और X2 जो है, X1 जो है वो वोल्ट मीटर है और X2 जो है मिलीमीटर के प्रतिरोध है, तो इनमें से रिलेशन कौन सा सही होगा? तो इसमें से रिलेशन आपका ये वाला सही होगा, यानी X1 बड़ा होगा प्रतिरोध X2 से। याद रखना X1 का प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा X2 से। अगर ये जानना चाहते हो कैसे, तो वोल्ट मीटर को अमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने वाला जो सिखाया गया है उसे आप जरूर जाकर के देखो, विद्युत धारा वाला वीडियो, तब जाके आपको बेहतर समझ आ पाएगा ऐसे, ठीक ना। नहीं तो 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जैसे रटाया जा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े कोई चीज, ठीक है। इसलिए जरूर देखना उसे जाकर के, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन ये वोल्ट मीटर के बजाय अमीटर में दे दिया। इन दोनों में से कोई ना कोई इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, बिल्कुल आप तैयार करके रखो इसको, ठीक है। कह रहा है अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 और X2 है, यानी अमीटर X1 है और मिली अमीटर क्या है? X2 है। तो बताओ इसका रिलेशन क्या होता है? इस बार क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन वाला सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? लेस देन वाला सही हो जाएगा। उसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होगा वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। जाकर के आप वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 23वां की, कह रहा है किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु किस तरह से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों। धारा मापी से विभवांतर का मापन करने के लिए, धारा मापी से विभवांतर का मापन करने के लिए याद रखिए उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों हम 25 से लेकर 40 तक का जो क्वेश्चन होगा अब हम टेबल पे बैठ करके बताएंगे दोस्तों, क्योंकि लिख लिख के कराने में वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हाई, वीडियो का लेंथ यानी वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं क्या कहते हैं टेबल पे हाथ से एकदम करके बताऊंगा, उसे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वो मेरा ही वीडियो है, ठीक है दोस्तों। 25वें क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या है कि एक पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त करता है, तो कैसा होगा? किस तरह का पदार्थ होगा? प्रति चुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, लौह चुंबकीय, या इनमें कोई चुंबकीय? इनमें से कोई नहीं। तो आपका याद रखिएगा प्रति चुंबकीय पे टिक लगाओगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस साल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि वह कौन सा पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, वो प्रति चुंबकीय होगा। क्या होगा? प्रति चुंबकीय होगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा 1 से अधिक होता है। हमेशा किस पे टिक लगाएंगे? 1 से अधिक। आपको याद रखिए, ध्यान में आता जा रहा होगा, आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.99991 है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रति चुंबकीय होगी। उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रति चुंबकीय। क्यों? क्योंकि अनुचुंबकीय क्या होता है? 1 से अधिक होता है। अगर आपका याद रखिएगा चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होगा तो अनुचुंबकीय, और 1 से कम होगा तो प्रति चुंबकीय, क्योंकि 0.99 1 से कम है, इसलिए प्रति चुंबकीय में आएगा, ठीक है। अगर 1 से अधिक होता तो क्या होता? अनुचुंबकीय हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो यानी बोले तो 29वां क्वेश्चन आप
कि यहाँ पे कह रहा है कि डोमेन किस पदार्थ का बना होता है। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी 2026 में आने का चांस बहुत ज्यादा है दोस्तों। याद रखिएगा लौह चुंबक का, याद रखिएगा लौह चुंबक का बना होता है। किसका? लौह चुंबकीय का। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किसी पदार्थ, यहाँ अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, छठवां क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ में कौन सा, छठवां क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, छठवां क्वेश्चन यानी बोले तो तीसवां क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, कह रहा है कि सभी पदार्थ में कौन सा सार्वत्रिक गुण होता है, तो प्रतिचुंबकीय का गुण होता है। कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय का। अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा तो कोई भी प्रश्न आ रहा है उसका ज्यादातर जवाब क्या आ रहा है? प्रतिचुंबकीय आ रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि जब भी बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप प्रतिचुंबकीय पे ही आप टिक लगाने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या होगा क्या होगा, तो आप किसकी तरफ जाओगे? प्रतिचुंबक की तरफ जाओगे। किसको टिक लगाओगे? प्रतिचुंबक। चलो इधर तो क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होगे तो कह रहा है कि लेंज के नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो ऊर्जा संरक्षण पर होता है। किस पे दोस्तों? तीसरा ऑप्शन नंबर सही होगा, तीसरा आपका सही होगा। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है, हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है, तो चुंबकशीलता का मात्रक होता है। हेनरी पर मीटर किसका मात्रक होता है? चुंबकशीलता का। ये भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे दोस्तों, कह रहा है यल बटे आर की बीमा होगी जहां यल प्रेरकत्व तथा आर प्रतिरोध है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों याद रखिएगा तीसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा सही होगा। बीमा निकालना मैंने सिखा दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो तीसरा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा, अगला क्वेश्चन आपको चौथा दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी प्रेरकत्व के एक कुंडली में 50 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा कितना होगा? तो 125 होगा। इसको आप अगर चाहते हो सीखना तो आप मेरे वन शॉट वीडियो को जाकर के देखोगे तो ये सारी चीजें हो पाएंगी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसके बाद छठवां क्वेश्चन, यहाँ पे छठा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि स्व प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। स्व प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका सही सेकंड वाला होगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होगा, ठीक है। यानी इसको कैलकुलेट करोगे तो हेनरी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? हेनरी के बराबर आएगा। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। इसके बाद अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चन सर हमें क्या कहते हैं रटना नहीं है, अच्छे से सीख करके अच्छे से करना है, तो आप मेरे वन शॉट वीडियो को जाकर फॉलो करो दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है। आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपका टिक आउट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन एक भी ना छूटे, सारा का सारा सही हो, तो आपको जैसे कह रहा हूं वैसे करना पड़ेगा दोस्तों। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को जरूर शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो दोस्तों। इस चैनल को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय